अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। सिंपली इसको पीएस शेड्यूलिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 एल्गोरिदम को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थे। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हमने डिस्कस किया। जो थर्ड हमारे पास एल्गोरिदम था वो हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम था। तो हमारे पास हमने जैसे ऑलरेडी पिछले जो एल्गोरिदम थे उसके अंदर हमने 2 डिसीजन मोड को डिस्कस किया। यहाँ पे भी हम 2 डिसीजन मोड को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है और हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव डिसीजन मोड है। मोस्टली बुक्स के अंदर आप इसको जब डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ यहाँ पे मिलेगी। मैंने कोशिश की है कि दोनों तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स को करूँ। मोस्टली जब आप बुक को यहाँ पे पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ जो आपके पास ट्यूटोरियल हैं, अगर वहाँ से आप इसको देखें, तो इसके अंदर 2 टेक्नीक यूज़ की जाती हैं। मोस्टली जो यहाँ पे मेंशन है, मैंने दोनों वैसे इस वीडियो के अंदर मेंशन की हैं। जब प्रायोरिटी दी जाती है, अगर आपके पास सेम प्रायोरिटी आ जाए, तो अ, जो डिफरेंट और बुक्स हैं या डिफरेंट और आपको यहाँ पे मीडियाज़ नज़र आते हैं, वो इसको सीक्वेंशियली लेते हैं कि जो फर्स्ट आपके पास आती है, आप उसको पहले उसको ले लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रायोरिटी जो है वो सेम आ गई है, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर लेंगे। बट मैंने इसको 2 तरह से किया है यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर भी किया है और शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी की बेस के ऊपर भी किया है। तो दोनों के एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मौजूद हैं। आप लेक्चर के अंदर रहिएगा तो उसके अंदर आपको मिल जाएँगे। तो अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होती है कि मेथड है शेड्यूलिंग प्रोसेस का दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो बेस करती है प्रायोरिटी के ऊपर। जैसे वर्ड से ज़ाहिर है कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस मौजूद हैं, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6 प्रोसेसेस मौजूद हैं, तो उनको उन 4 प्रोसेसेस को या 5 प्रोसेसेस को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। तो बेसिकली शेड्यूलर जो है वो सेलेक्ट करता है टास्क को, प्रोसेस को एज़ पर द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में बी डिटरमाइंड बाय द यूज़र और बाय सम डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म। तो प्रायोरिटी कौन देता है? यूज़र भी दे सकता है, प्रोसेसर भी दे सकता है, कोई डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म भी हो सकता है। शेड्यूलर जो है वो बेसिकली फिर सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है वो कब एग्ज़ीक्यूट होना है, और ये सारी एग्ज़ीक्यूशन जो है वो कब होती है, जब उसको ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया जाए। तो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है विद हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को, जो है वो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करता है। द प्रोसेसेस विद हाई प्रायोरिटी शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट। उसको सबसे पहले उसको कंप्लीट करेगा, जबकि उसके बाद जो है प्रायोरिटीज़ जैसी-जैसी आती जाएँगी वो उनको उसी हिसाब से करेगा। और यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया, जो मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपसे बात कर रहा था, व्हेयरएज़ जॉब विद द इक्वल प्रायोरिटीज़ आर कैरिड आउट विद शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम फर्स्ट। तो जो हमारे पास अगर इक्वल प्रायोरिटी की जॉब्स आ जाती हैं, तो हम शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम है उसको लेंगे। बट यहाँ पे मैंने दोनों तरह से किया है। शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के साथ भी किया है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर भी किया है, जो कि दोनों के एग्ज़ाम्पल जो हैं वो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर मौजूद होंगी। आपने उनको बड़े गौर से देखना है। तो इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ए नंबर इज़ असाइन्ड टू ईच प्रोसेस दैट इंडिकेट्स इट्स प्रायोरिटी लेवल। डेफिनिटली जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस मौजूद हैं, तो हर प्रोसेस को जो है वो एक प्रायोरिटी दी जाएगी और हर प्रोसेस जो है वो उसी प्रायोरिटी लेवल के अंदर रहते हुए प्रोसेसर जो है उनको एग्जीक्यूट करेगा। इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव दैट इज हैविंग ए हाई प्रायोरिटी देन द करंटली रनिंग प्रोसेस इज परमिटेड। कि अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर मौजूद है और अगर इसी दौरान एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस से रिसोर्स जो है वो फोर्सिबली लेके किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को दिया जाएगा और रनिंग प्रोसेस इज परमिटेड, उसको वहां से जो है वो फोर्सिबली प्रोसेस को ले लिया जाएगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जांपल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे हर प्रोसेस जो है उसको एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी एलोकेट की जाएगी, और जब प्रोसेसर उसको एलोकेट करेगा तो डेफ़िनेटली जो है वो उसी प्रायोरिटी बेस के ऊपर करेगा। बट कुछ अदर थिंग्स भी जो हैं वो उसके अंदर मैटर करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपने उनको फ़ोकस करना है, जो कि मैं आपको इसके साथ-साथ डिफ़ाइन भी करता जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास अ, डिसीजन मोड 2 तरह के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दोनों तरह से करेंगे, नॉन प्रिमिटिव भी करेंगे
और हम यहाँ पे प्रिमिटिव मॉड के साथ भी एग्जाम्पल को जो है वो करेंगे, और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो बेटर है, आया कि नॉन प्रिमिटिव की एफिशिएंसी बेटर है या हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव स्केजुलिंग की एफिशिएंसी जो है वो बेटर है। तो नॉन प्रिमिटिव में जो है वो प्रोसेस कंटिन्यूस इन द रनिंग स्टेट अंटिल इट टर्मिनेट्स। नॉन प्रिमिटिव के अंदर प्रोसेस जो है वो अपनी प्रोसेसिंग को कैरी रखता है अनटिल अनलेस जो है उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, वो जब तक वो एंड ना हो जाए उससे रिसोर्स फोर्सिबली नहीं लिया जा सकता। परमिशन नहीं है, नॉन प्रिमिटिव परमिशन नहीं है कि किसी रनिंग स्टेट प्रोसेस से रिसोर्स को फोर्सिबली लिया जाए और किसी और प्रोसेस को एलोकेट किया जाए, इसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। जबकि जो प्रिमिटिव है, परमिशन मीन दैट अ रिसोर्स कैन बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम रनिंग प्रोसेस एंड एलोकेटेड टू अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। और परमिशन के अंदर क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट के ऊपर मौजूद है और इसी दौरान हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो वो रिसोर्स जो है फोर्सिबली रनिंग प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है और उसको एलोकेट किया जाता है किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। तो डेफिनेटली रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको मूव कर देता है वेटिंग स्टेट के ऊपर, और जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको फिर रनिंग स्टेट के ऊपर लेके आता है। तो इसको हम परमिशन कहते हैं। हम दोनों मोड्स को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। अभी ये जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर हम सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव को देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 5 मौजूद हैं, उनका अराइवल टाइम भी यहाँ पे मौजूद है, उनका बर्स्ट टाइम भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी प्रायोरिटी भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? और फिनिश टाइम मैंने एंड पे जब हमारे पास गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश टाइम फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ये किस तरह से आया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस मौजूद हैं और हमारे पास जो मोड है यहाँ पे, वो हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव मोड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, रनिंग स्टेट पे आ जाएगा, हम उसको फिर स्टॉप नहीं कर सकेंगे जब तक वो खुद एंड नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जो चीज़ देखनी है वो अराइवल टाइम है। हम पिछले एल्गोरिदम के अंदर भी हर दफ़ा यही डिस्कस करते हुए हैं कि प्रोसेस, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। सबसे पहले आप उसका अराइवल टाइम देखते होते हैं, कि उसका अराइवल टाइम क्या है, आने का क्या टाइम है। तो प्रोसेस 1 है, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक है। तो आप यहाँ पे देखें, जस्ट प्रोसेस 1 ही एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी उसके आने का टाइम 0 है। इसका मतलब है अभी प्रोसेस 1 के अलावा यहाँ पे कोई और प्रोसेस नहीं आया। प्रोसेस 1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 10 है और इसकी जो प्रायोरिटी है वो 3 है। हालाँकि इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे हाई नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस कौन-सा होगा? 1। 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा और 4 जो है यहाँ पे हमारे पास लो प्रायोरिटी प्रोसेस होगा। तो हम इस एग्ज़ाम्पल के अंदर किस तरह से करेंगे? 1 को हम हाई प्रायोरिटी देंगे और 4 को जो है वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो प्रोसेस 1 क्योंकि अभी उसके आने का टाइम 0 है, तो इसका मतलब है करंटली और कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं आया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रोसेस 1 को स्टार्ट कर देंगे। और ये हमारे पास मोड जो है वो नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग मोड है। तो हमने यहाँ पे 0 से लेकर, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव जो मोड है वो हमने क्लियरली डिफाइन किया है कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हम उससे फोर्सिबली रिसोर्स नहीं ले सकते। तो प्रोसेस P1 का टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 10 था, तो प्रोसेस 1 जो है उसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की, जो कि 10 तक चलता रहा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपके पास जब प्रोसेस P1 यहाँ पे एंड हुआ है, उसी दौरान प्रोसेस 2 भी आया 2 टाइम के ऊपर, उसी दौरान प्रोसेस 3 भी आया 4 टाइम के ऊपर, उसी दौरान प्रोसेस 4 भी आया 6 टाइम के ऊपर, उसी दौरान प्रोसेस 5 भी आया 8 टाइम के ऊपर। बट अकॉर्डिंग टू रूल, नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम रिसोर्स क्योंकि फोर्सिबली नहीं ले सकते थे, इसलिए P1 को ही हमने चलने दिया और P1 जो है वो 10 टाइम के ऊपर जाके कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जब हमारे पास P1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे 4 और प्रोसेसेस मौजूद थे। अब हमने इन चारों प्रोसेसेस में से देखना है कि किसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई है। और जैसे अभी मैं आपको मेंशन कर रहा था कि 1 जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और 4 जो है वो सबसे लोएस्ट होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं, इसमें से प्रोसेस P2 जो है हमारे पास, उसकी प्रायोरिटी 1 है। तो इसका मतलब है प्रोसेस P2 की जो प्रायोरिटी है, वो हाई है यहाँ पे।
अब हमने P1 के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे लेना है वो P2 है, और हमने P2 क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है, तो हमने P2 को यहाँ पे लिया, उसका टोटल बर्स्ट टाइम 1 था, तो 10 के अंदर 1 प्लस हुआ तो 11 पे जाके P2 यहाँ पे एंड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेस रह गया, P3, P4 और P5। तो जब हमने प्रायोरिटी देखी तो P5 की जो प्रायोरिटी है वो 2 है। इसका मतलब है कि इन तीनों प्रोसेसेस में से जो P5 है उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो इसका बर्स्ट टाइम टोटल 5 था, तो ये 11 से 11 के अंदर 5 ऐड किया तो P5 जो है वो 5 टोटल बर्स्ट टाइम 16 तक चला। अब हम यहाँ पे आप ये भी चीज़ को नोट करें क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो एंड तक जा रहा है। दरमियान में हम उससे किसी प्रोसेस से यहाँ से रिसोर्स नहीं ले रहे, क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। ठीक है? तो हम किसी प्रोसेस से रिसोर्स फोर्सिबली यहाँ पे नहीं ले सकते। तो प्रोसेस P5 जिसकी प्रायोरिटी 2 थी यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद हमारे पास 2 प्रोसेस रह गए हैं, P3 और P4। P3 की प्रायोरिटी 3 है, तो हमने इसके बाद P5 के बाद P3 को ले लिया। तो इसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 2 था, तो 16 ऑलरेडी 5 तक 16 हो चुका था। 16 के अंदर प्लस 2 हुए, 18 पे जाके प्रोसेस 3 जो है हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा हुआ है, जो कि हमारे पास प्रोसेस 4 है, उसका बर्स्ट टाइम टोटल 1 है। तो P3 के बाद हमने P4 को चलाया 18 से, और 18 के अंदर प्लस 1 हमने किया, क्योंकि P4 का जो टोटल बर्स्ट टाइम था वो 1 था, तो हमने इसको 19 के अंदर टोटल कर दिया। अब यहाँ पे हम फिनिश टाइम इसका देखेंगे। अब देखिए हमारे पास P1 जो है वो कंप्लीट 0 से स्टार्ट हुआ और उसका फिनिश टाइम जो था वो 10 था। तो प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम 10 हमने लिखा है, P2 का हमने यहाँ पे 11 लिखा है, 11 पे एंड हुआ है। P3 जो है यहाँ पे आप देखें 18 पे एंड हो रहा है, तो हमने 18 लिखा है। P4 जो है वो 19 पे एंड हो रहा है, तो हमने 19 लिखा है। इसी तरह से P5 जो है वो हमारे पास 16 पे एंड हो रहा है, तो हमने इसको 16 लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर इसका वेटिंग टाइम निकालना है हर प्रोसेस का। हमारे पास ऑलरेडी इसका फार्मूला मौजूद है, फिनिश टाइम माइनस फर्स्ट टाइम है और माइनस अराइवल टाइम है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश टाइम भी मौजूद है, बस टाइम भी मौजूद है, अराइवल टाइम भी है। अगर हम प्रोसेस 1 को देखें, फिनिश टाइम 10 है, माइनस बस टाइम 10 है और माइनस अराइवल टाइम 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास P1 का जो वेटिंग टाइम था वो 0 था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे P2 है, P2 के अंदर आप देखें उसका फिनिश टाइम जो है वो 11 है, बस टाइम 1 है, 10 माइनस 1 10 और 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। और उसके बाद हमारे पास अराइवल टाइम 2 है, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो इसी तरह से आपके पास 5 प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। आपके पास यहाँ पे फार्मूला मौजूद है, आप सारे प्रोसेसेस से यहाँ से जो है आप उसका वेटिंग टाइम जो है वो इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम आ जाता है। एवरेज वेटिंग टाइम के अंदर आप यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला मौजूद है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डिवाइडेड बाय 5 है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो 5 प्रोसेसेस थे। आपने यहाँ पे 5 प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम भी फाइंड किया हुआ है, तो आप उनको सम अप यहाँ पे कर देंगे, जो कि टोटल बनता है 35। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे 5 हैं, हमने उसको डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे आया है वो 7 है। तो ये है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव की एग्जांपल। अब हम जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लेंगे विद प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल आई है वही जो मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के अंदर बताया था। अब यहाँ पे पहले मैं जो है वो बस टाइम के हिसाब से करूँगा कि हमारे पास अगर जैसे यहाँ पे आपको प्रायोरिटी जो है वो सेम नज़र आ रही है प्रोसेस 1 की और प्रोसेस 3 की। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रायोरिटी जो है आपको सेम नज़र आ रही है। तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने बस टाइम के हिसाब से किया है कि जिसका बस टाइम कम होगा मैंने वो प्रोसेस पहले लिया। और फिर इसके बाद मैं एग्जांपल आपके सामने करूँगा, जिसके अंदर जो जैसे मैंने आपको बता रहा था मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर आपको मिलता है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस के ऊपर करते हैं, तो वो भी एग्जांपल आप आगे जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिमिटिव के अंदर आपने इसको बड़ा गौर से सुनना है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास प्रोसेसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम, प्रायोरिटी मौजूद है।
हाँ, तो एज़ यूजुअल यहाँ पे आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि 3 चीज़ें देखनी है आपने। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है अराइवल टाइम, उसके बाद आपने देखना है प्रायोरिटी को, उसके बाद आपने देखना है बर्स्ट टाइम। ठीक है? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है हर प्रोसेस के अराइवल टाइम को, फिर आपने देखना है बर्स्ट टाइम को और फिर आपने देखना है प्रायोरिटी को। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, प्रोसेस P1 है हमारे पास, जहाँ पे उसका अराइवल टाइम जो है वो हमारे पास 0 है यहाँ पे। अब क्योंकि हमारे पास P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही प्रोसेस मौजूद है, क्योंकि P2 का 2 है, P3 का 4 अराइवल टाइम है, 4 का 6 है, 5 का 8 है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस तो अभी हमारे पास आए ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमारे पास प्रोसेस P1 मौजूद था, तो हमने P1 को यहाँ पे चला दिया। P1 2 की उसकी प्रायोरिटी 3 थी। जैसे प्रोसेस P1 जो है वो 2 टाइम चला, तो इसी दौरान जो है वो प्रोसेस नंबर 2 आ गया। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग है, प्रिमिटिव के अंदर हम फोर्सिबली किसी प्रोसेस से रिसोर्स लेके उसको किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे प्रोसेस P2 आया, उसका अराइवल टाइम 2 था, तो प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप की, देखा कि प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है या प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 1 थी, प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 3 थी और प्रोसेस 2 की जो प्रायोरिटी है वो 1 है। तो प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी क्योंकि यहाँ पे हाई थी, तो प्रोसेसर ने रिसोर्स प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 2 को यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। प्रोसेस 1 को स्टॉप कर दिया गया 2 के ऊपर और रिसोर्स फोर्सिबली लेके प्रोसेस 2 को दे दिया गया। अब प्रोसेस 2 का क्योंकि टोटल बर्स्ट टाइम ही 1 था, तो प्रोसेस 2 जो है वो 1 टाइम चला और प्रोसेस 2 एंड हो गया 3 टाइम के ऊपर। अब देखें प्रोसेस गैंट चार्ट के अंदर अगर आप देखें, प्रोसेस 1 चला हुआ है यहाँ पे 0 से 2 तक। जैसे 2 टाइम के ऊपर प्रोसेस 2 आया, तो प्रोसेसर ने रिसोर्स P1 से लेके क्योंकि P2 को दे दिया था और P2 का टोटल बर्स्ट टाइम जो है 1 था, तो गैंट चार्ट के अंदर हमने देखा 2 से 3 टाइम तक जो है वो प्रोसेस P2 चला और वो एंड हो गया। अब प्रोसेस 2 आप यहाँ पे गैंट चार्ट के अंदर देखें 3 टाइम के ऊपर एंड हो चुका है। अब हमारे पास अभी आप अगर इस टेबल के अंदर देखें, प्रोसेस 3 का आने का टाइम जो है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास प्रोसेस 3 नहीं आया। तो प्रोसेसर के पास अभी करंटली एक ही प्रोसेस मौजूद है जो कि आप इसके पास प्रोसेस 1 है। तो प्रोसेसर दोबारा P2 से P1 की तरफ चला गया। क्यों 1 की तरफ चला गया? उसकी वजह ये थी क्योंकि प्रोसेस 1 जो है, अभी करंटली हमारे पास अवेलेबल था। प्रोसेस 3 के आने का टाइम 4 है और अभी हमारे पास वो प्रोसेस आया ही नहीं। तो प्रोसेसर ने P1 को अगेन चला दिया। अब प्रोसेसर P1 अभी 1 टाइम चला था। इसी दौरान प्रोसेस जो है हमारे पास 3 आ गया। तो प्रोसेसर ने दोनों की एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दी। देखा हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो P1 की प्रायोरिटी भी 3 थी और P3 की प्रायोरिटी भी यहाँ पे 3 थी। ये वो पॉइंट है जो मैं अभी आपको स्टार्ट में बता रहा था। तो यहाँ पे उसने देखा कि दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है यहाँ पे, तो उसने देखा दोनों का बर्स्ट टाइम किसका काम है। तो प्रोसेस 1 जो है 2 टाइम पहले चल चुका था और 1 टाइम फिर बाद में चला था। तो इसके बाद बर्स्ट टाइम 7 रह गया था, जबकि P3 का जो बर्स्ट टाइम था वो 2 था। तो प्रोसेसर ने P1 प्रायोरिटी हालाँकि सेम है, लेकिन बर्स्ट टाइम क्योंकि P3 का कम है, तो प्रोसेसर ने P1 को अगेन वहाँ पे स्टॉप किया और दोबारा P3 को यहाँ पे ले लिया। तो P3 का टोटल बर्स्ट टाइम 2 था, 2 टाइम P3 चला और इसकी एग्ज़ीक्यूशन यहाँ पे एंड हो गई। अब P3 जब एंड हुआ 6 टाइम के ऊपर, तो इसी दौरान 6 टाइम के ऊपर P4 भी आ गया। अब P4 की जो प्रायोरिटी है चेक की गई, तो P4 की प्रायोरिटी 4 थी और P1 की प्रायोरिटी जो है वो 3 थी। तो प्रोसेसर ने देखा कि कौन-सा प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, तो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी हाई थी, तो प्रोसेसर ने अगेन रिसोर्स लेके P1 को दे दिया। अब P1 अगेन जो है वो 2 टाइम अभी चला था, तो 8 टाइम के ऊपर अगेन फिर एक और प्रोसेस आ गया P5। प्रोसेसर ने फिर देखा कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो अब P5 की प्रायोरिटी 2 थी, हाई थी, जबकि P1 की प्रायोरिटी क्या थी? 3 ये लो प्रायोरिटी थी। तो प्रोसेसर ने अगेन प्रोसेसर 1 से रिसोर्स फोर्सिबली लिया और उसको स्टॉप किया
6 से 8 पॉइंट के ऊपर 2 टाइम फिर चला था P1 और 8 टाइम के ऊपर फिर दोबारा जो रिसोर्स जो है वो P5 को दे दिया। अब P5 क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 2 थी, इससे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं आया था, तो P5 जो है उसका टोटल बर्स्ट टाइम 5 था, तो इसने अपनी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि 8 से 13 तक गया। अब प्रोसेसर के पास 2 ही प्रोसेस रह गए थे, P1 और P4। अब P1 जो है वो 2 टाइम पहले चला, 1 टाइम बाद में चला, फिर 2 टाइम चला था, 5 टाइम चल चुका था। टोटल इसका बर्स्ट टाइम 10 था, 5 टाइम चल चुका था, 5 टाइम रहता था। तो प्रोसेसर के पास इसका भी करंटली 5 टाइम का बर्स्ट टाइम जो है, प्रोसेसर ने इसको कंप्लीट किया। 13 प्लस 5 18 के ऊपर जाके ये कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेसर के पास जो है वो फिर एक ही प्रोसेस मौजूद था जो कि P4 था, और प्रोसेसर ने उसको देखा, उसका टोटल बर्स्ट टाइम जो है वो 1 था, तो प्रोसेसर ने 18 प्लस 1 इसको टोटल किया 19। तो यहाँ पे हमने प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से की कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब थी हमने उसको पहले लिया अगर प्रायोरिटी हमारे पास सेम आ रही थी। अदरवाइज़ हमने प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ही उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका देखेंगे फिनिश टाइम। अब फिनिश टाइम यहाँ पे आप देखें, P1 का फिनिश टाइम जो है वो यहाँ पे 18 है। अब P1 का फिनिश टाइम 18 यहाँ पे कैसे आया? अब यहाँ पे देखें, P1 जो है गैंट चार्ट के अंदर आप यहाँ पे अगर देखें तो 4 टाइम चला है। तो इसका मतलब है कि जब पहले 3 टाइम P1 चला, तो ये एंड नहीं हुआ था। ये पार्शियली एंड हुआ था, तो हमने फिनिश टाइम वो यहाँ पे लिखना है जब आपका प्रोसेस यहाँ पे फुली एंड हुआ, जो कि आप यहाँ पे अगर गैंट चार्ट के अंदर देखें, तो 18 के ऊपर आपका प्रोसेस जो 1 है वो यहाँ पे फुली यहाँ पे एंड हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें P2 जो है वो 3 पे एंड हुआ है। गैंट चार्ट से आपने फिनिश टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखें P2 जो है वो 3 पे एंड हो रहा है। इसी तरह P3 जो है आप यहाँ पे देखें वो 6 पे एंड हो रहा है। इसी तरह P4 जब आप यहाँ पे देखते हैं तो वो जो है यहाँ पे सबसे एंड पे एंड हुआ था, जो कि उसका फिनिश टाइम जो है वो 19 है, वो यहाँ पे हमने लिखा है। इसी तरह P5 जो है वो हमारे पास जो उसका एंड पॉइंट है वो 13 था, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो गैंट चार्ट से हमने यहाँ से फिनिश टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो हमारे पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर प्रिमिटिव के अंदर वेटिंग टाइम है हर प्रोसेस का। यहाँ पे आप वेटिंग टाइम देख सकते हैं। उसका फ़ॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है, फिनिश टाइम है, माइनस बर्स्ट टाइम है और माइनस अराइवल टाइम है। आप यहाँ पे देखें, हम फ़ॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं, जो कि गैंट चार्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिनिश टाइम भी मौजूद है हर प्रोसेस का, बर्स्ट टाइम भी मौजूद है हर प्रोसेस का और अराइवल टाइम भी मौजूद है। अगर हम प्रोसेस P1 की बात करें तो 18 फिनिश टाइम है, माइनस बर्स्ट टाइम 10 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप देखें 18 माइनस 10 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह से आप जो है वो P2 की बात करते हैं, तो P2 जो है वो एंड यहाँ पे हुआ है 3 पे, 3 माइनस 1 माइनस से अराइवल टाइम 2, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे हर प्रोसेस का इसी तरह से वेटिंग टाइम जो है वो फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिनिश टाइम भी मौजूद है, बर्स्ट टाइम भी मौजूद है, अराइवल टाइम भी मौजूद है। आप खुद भी इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तुम्हारे पास P1 से लेकर P5 तक हर प्रोसेस का यहाँ पे वेटिंग टाइम मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोसेसेस मौजूद हैं, P1, 2, 3, 4 और 5 हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर, जो कि हमारे पास 5 हैं। तो हमने हर प्रोसेस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेटिंग टाइम मौजूद है, हमने यहाँ पे लिखा, तो उसको टोटल हमारे पास 20 बनता है और उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर, जो कि 5 है। तो ये हमारे पास आता है 4। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव थी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो हमारे पास 7 था, जबकि हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव के अंदर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर जो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम है वो हमारे पास 4 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की वो बेटर है एज़ कंपेयर टू नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया था कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल के अंदर आपको इस तरह से भी जो है ये एग्ज़ाम्पल मिलती है। यहाँ पे जो प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर है। जबकि जो प्रीवियस हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी वो हमारे पास
लोएस्ट शॉर्टेस्ट जॉब के हिसाब से थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब हम हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल वही है जो अभी हमने जिसको सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास P1 और P3 की जो प्रायोरिटी है वो सेम है यहाँ पे। P1 की प्रायोरिटी भी 3 है और P3 की प्रायोरिटी भी 3 है। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो हमने कैलकुलेशन भी की सारी उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारे पास सेम प्रायोरिटी के दोनों प्रोसेस मौजूद थे, तो हमने देखा था जिसका बर्स्ट टाइम कम था, हमने उस एग्जांपल को लिया। अब जबकि यहाँ पे आपको जो है, जो अब आपने यहाँ पे गैंट चार्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अगर प्रायोरिटी सेम आ गई है, फॉर एग्जांपल P1 और P3 की प्रायोरिटी यहाँ पे 3 आ गई है, सेम आ गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है, अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही प्रोसेस था, हमने उसी को चलाया यहाँ पे। अभी 2 टाइम चला था, इसी दौरान सेकंड प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे आ गया। सेकंड प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टोटल 1 था, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी जो है वो 1 थी और P1 की प्रायोरिटी जो थी वो 3 थी। अब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्योंकि हमारे पास प्रोसेस 2 था, तो हमने प्रोसेस 1 को 2 के ऊपर स्टॉप किया और हमने प्रोसेस 2 को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो उसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 1 था, तो प्रोसेस गैंट चार्ट से आप देख सकते हैं प्रोसेस 2 जो है वो 2 से 3 तक चला। अब प्रोसेस 2 जब 3 तक चला एंड हो गया, तो अभी प्रोसेस 3 हमारे पास नहीं आया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम जो है वो 4 है और प्रोसेस 2 जो है 3 पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है प्रोसेस 3 अभी हमारे पास आया ही नहीं है। तो प्रोसेसर ने प्रोसेस जो रिसोर्स था दोबारा P1 को दे दिया। अब P1 की प्रायोरिटी जो है वो 3 है। इसी दौरान अभी प्रोसेस P1 1 टाइम चला था और एक और प्रोसेस आ गया P3 जिसका अराइवल टाइम 4 था। तो प्रोसेसर ने देखा दोनों की प्रायोरिटी क्या है। तो प्रोसेसर ने देखा कि दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। दोनों की ही 3 प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे वही चीज़ जो है वो डिफरेंस है। तो प्रोसेसर ने यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को लिया कि जो प्रोसेस पहले आया था, प्रोसेसर ने उसी को ही चलने दिया। तो यहाँ पे प्रोसेस चला, प्रोसेस P1 ही चलता रहा। 6 टाइम के ऊपर एक और प्रोसेस आया, प्रोसेसर ने अपनी एग्ज़ीक्यूशन स्टॉप की, देखा प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी क्या है। प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी जो है वो 4 थी, तो अभी भी करंटली प्रोसेस 1 ही जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था, तो प्रोसेसर ने P1 को ही चलने दिया। 8 पॉइंट के ऊपर एक और प्रोसेस आ गया जो कि हमारे पास प्रोसेस 5 था, तो प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्ज़ीक्यूशन स्टॉप की और देखा कि कौन-सा प्रोसेस जो है उसकी हाई प्रायोरिटी है। तो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी जो है वो 3 थी और प्रोसेस 5 की प्रायोरिटी जो है वो 2 थी। तो हाई प्रायोरिटी जो है वो 5 की थी, तो प्रोसेसर ने P1 को 8 टाइम के ऊपर स्टॉप किया और स्विच किया P5 के ऊपर क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो थी वो हाई थी। तो P5 का टोटल बर्स्ट टाइम जो है वो 5 था क्योंकि P5 की प्रायोरिटी 2 थी, इससे हाई प्रायोरिटी और कोई प्रोसेस नहीं आया था। तो इसलिए प्रोसेसर ने P5 को कंप्लीट किया और गैंट चार्ट पे आप देख सकते हैं 8 प्लस 5, 5 प्रोसेस 5 का टोटल बर्स्ट टाइम 5 था, तो ये 13 पे एंड हुआ। अब प्रोसेसर के पास फिर अगेन जो है वो 3 प्रोसेस बचे हुए थे P1, P3 और P4। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर बेस के ऊपर हम देख रहे हैं क्योंकि तो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी उसकी भी 3 है, प्रोसेस 3 की भी 3 है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर हमने अगेन प्रोसेस 1 को स्टार्ट किया और उसके जो रिमेनिंग बस टाइम मौजूद थे उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और 16 पे जाके ये एंड हुआ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास P3 था, उसकी प्रायोरिटी थी, हमने P3 को चलाया 16, उसका टोटल बस टाइम 2 था, तो ये 2 के ऊपर गया और उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोसेस जो था P4 उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट थी, 4 थी। हमने इन द एंड उसका टोटल बस टाइम जो था 1 था, हमने उसको चलाया जो कि 19 पे जाके एंड हुआ। तो आप इसका वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो कि हमने दोनों तरह से की, बल्कि 3 वेज़ के साथ हमने इसको किया। यहाँ से हमने इसको मैंने नाम दिया फिर प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, जिसके अंदर हम बर्स्ट टाइम को देखते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब को दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे पहले लिया था, कंसीडर किया था और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को हमने यहाँ पे लिया।